नमस्कार, डीडी न्यूज राजस्थान के समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे इस खास कार्यक्रम एजेंडा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास और आज हम बेहद ही महत्वपूर्ण और खास विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज की हमारी चर्चा का विषय है राजस्थान में औद्योगिक विकास की क्या कुछ संभावनाएं हैं। राजस्थान का जब भी जिक्र आता था तो राजस्थान का पिछड़े हुए क्षेत्रों में शुमार होता था। राजस्थान का जब भी जिक्र आता था तो राजस्थान की एक ही परिदृश्य नजर आता था कि यहां पे सिर्फ बड़े बड़े धोरे हैं, रेगिस्तान है। लेकिन समय काल परिस्थितियों के अनुसार राजस्थान ने करवट ली। राजस्थान में विकास की नई संभावनाओं को गति मिली और आज राजस्थान उम्मीदों के पथ पर, विकास के पथ पर बढ़ चुका है। आज राजस्थान देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपने विकास की एक अमिट छाप छोड़ रहा है, क्योंकि राजस्थान अब राइजिंग राजस्थान बनने जा रहा है और उम्मीदों के पथ पर अग्रसर लगातार हो रहा है। तो इसी खास विषय पर कि राजस्थान में विकास की, औद्योगिक विकास जो हो रहा है उसमें और क्या कुछ संभावनाएं हो सकती है और किस तरीके से हम उम्मीदों की ऊंचाइयों को छू सकते हैं, इसी विषय पर बातचीत करने के लिए स्टूडियो में आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद है। मैं परिचय करवा देता हूं आपका। हमारे साथ अजय डाटा जी हैं। आप उद्यमी हैं और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में लगातार कई वर्षों से काम कर रहे हैं। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरे आज के हमारे खास मेहमान हैं, हमारे साथ मनीष कुमार जी हैं। आप एयर टूरिज्म एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और पिछले कई सालों से टूरिज्म के क्षेत्र में राजस्थान में क्या कुछ संभावनाएं हो सकती है, उन संभावनाओं को न सिर्फ तलाश कर रहे हैं बल्कि उस क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मनीष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तीसरे आज के हमारे खास मेहमान हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, समीर शर्मा जी हैं। आप पिछले कई सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए। सर, आपका भी बेहद बेहद स्वागत है। चलिए चर्चा को शुरू करते हैं। अजय जी, सबसे पहले मैं आपके पास में आना चाहूंगा। जैसा कि हमने शुरू में जिक्र किया कि राजस्थान का जब भी नाम आता था तो राजस्थान को बहुत ही पिछड़े क्षेत्र में गिना जाता था और पिछड़े राज्यों में की श्रेणी में शुमार होता था। आप उद्यमी है और पिछले कई सालों से टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो अब राजस्थान के परिदृश्य में क्या कुछ बदलाव आया है? नहीं, बहुत बड़ा बदलाव है और मैं ऐसा मानता हूं कि जो बीमारू स्टेट की श्रेणी थी या पिछड़े श्रेणी थी वो हम करीब एक दशक पहले छोड़ आए हैं। मैं मेरा अनुभव बताता हूं। 2001 में मैं अमेरिका गया था और मैंने बताया कि मैंने एक आईटी कंपनी चालू की है जयपुर में, तो किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि आईटी कंपनी राजस्थान में भी हो सकती है। बिल्कुल नया शब्द था। नया शब्द था यार। वो राजस्थान तो फोर्ट्स हैं, कलर्स हैं, हमारे टर्बन्स हैं, धोरा हैं हमारे, ये सब का बारे में फेमस है। ये आईटी कहाँ से आ गया राजस्थान के अंदर? एंड आज वो परिदृश्य नहीं है। आज राजस्थान में बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं और पूरा विश्व राजस्थान को एज वन ऑफ द अपॉर्चुनिटी स्टेट देखता है। ये संभव हो पाया है मेरे ख्याल से पिछले 2 दशक में। जो भी सरकारें आई उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन काम किया राजस्थान को सेल करने के लिए और एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देने के लिए। जब तक लोकल एंटरप्रेन्योर्स नहीं बढ़ते हैं तो कोई भी स्टेट में नया आदमी इन्वेस्टमेंट लेके नहीं आता है। और जब लोकल एंटरप्रेन्योर्स बढ़ते हैं और हजारों लोग काम करते हैं, लाखों लोग काम करते हैं, आईटी इंडस्ट्री में आज मेरा अनुमान है कि 2 लाख से ज़्यादा लोगों का रोजगार है राजस्थान में। तो वो जब देखते हैं कि इतनी बड़ी एक इकोसिस्टम बन गया है तो एक बड़ी कंपनी भी, चाहे वो एप्पल हो या माइक्रोसॉफ्ट हो, बड़ी कंपनियां भी वो राजस्थान में आने के लिए, और जो अपनी सरकार लगी हुई है कि ये कंपनियां आए राजस्थान में और इन्वेस्ट करें, ये संभव हो पाएगा। जी मनीष जी, आप मेक इन इंडिया का सपना भी साकार कर रहे हैं, स्टार्टअप इंडिया का भी सपना साकार कर रहे हैं, तो आपको एक युवा उद्यमी है आप, तो आपको क्या लगता है कि राजस्थान का पिछले कुछ सालों में जो परिदृश्य में जो परिवर्तन हुआ है उसको किस तरीके से देख रहे हैं? राजस्थान में जो क्लाइमेट है और जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है वो फेवर में नहीं थी पहले, लेकिन हमारे यहाँ जो लोग थे, जो हमारे सीनियर्स पर्सन थे जिन्होंने पहले यहाँ स्टार्टअप किए हैं या उन्होंने अलग अलग सेक्टर्स में काम किया है, उन्होंने इन्हीं क्लाइमेट्स को, इन्हीं ज्योग्राफिकल कंडीशन को फेवर में लाके यहाँ टूरिज्म डेवलप किया है। अभी जैसलमेर जो जिसको रेत के दौरे आपने 2-3 बार जिक्र किया, तो जैसलमेर अभी सबसे मोस्ट अट्रैक्टिव प्लेस बना हुआ है टूरिज्म में। जो न्यू ईयर है सेलिब्रेशन है, बहुत बड़ा एक लार्जेस्ट अमाउंट पॉपुलर टूरिस्ट है वो वहाँ पर आते हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आपदा नहीं होती, आपदा में अवसर को ढूंढना है।
वही चीज मतलब यहाँ राजस्थान में हुआ है। राजस्थान में माउंटेन्स हिल्स है, अरावली का एक बड़ा सीरीज यहाँ पर है। तो यहाँ लोगों ने जिप क्लाइंबिंग है, माउंटेन क्लाइंबिंग है, वो भी यहाँ लोगों ने चालू किया है। कुंभलगढ़ फोर्ट के आसपास जो एक बहुत बड़ा हब है, वहाँ पर जिप क्लाइंबिंग का जहाँ तक मुझे अंदाजा है कि अरावली हिल्स पे सबसे बड़ा जो जिप क्लाइंबिंग सेंटर वो कुंभलगढ़ में है। उदयपुर है, वो यहाँ पर अभी जैसे सबसे ज़्यादा जो एक क्रेज है लोगों में, यूथ में क्रेज है, यहाँ पे नई जनरेशन में क्रेज है वेडिंग डेस्टिनेशन का। तो राजस्थान अपने आप में ही एक नियर अबाउट 1800 करोड़ का बिजनेस वेडिंग डेस्टिनेशन से ले रहा है। बिल्कुल। और पिछले कुछ सालों में तो वेडिंग डेस्टिनेशन में बहुत क्रेज के साथ में राजस्थान लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। मैं चाहे नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल हो, सभी बड़ी हस्तियां राजस्थान की तरफ रुख कर रही है। मैं 2-3 ऐसी फैमिलीज की यहाँ शादी देखी हुई है, आपने भी देखा होगा, जो एक अपने आप में राजस्थान को एक बड़ा रेवेन्यू देके गई है। सेकंड, इससे अकेले सिर्फ हॉस्पिटलिटी का या फूडिंग का या रेस्टोरेंट्स का या होटल्स का बिजनेस नहीं बढ़ता, उसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, उसके आसपास वहाँ पर जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनका भी अपने आप में एक बिजनेस बढ़ता है। और ये राजस्थान गवर्नमेंट के एक पहल की वजह से ही ऐसा है कि वो टूरिज्म के साथ साथ उन्होंने रेवेन्यू रिकॉर्ड कायम किया है। जी बिल्कुल। समीर जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप एक पत्रकार किस तरीके से राजस्थान का आकलन कर रहा है? जी, राजस्थान में औद्योगिक सुधार हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पिछले 2 दशक से अपन देखें, जैसे सर ने भी कहा कि अब पिछड़ापन या अपन कहें कि बीमारू प्रदेश से तो राजस्थान बहुत आगे निकल गया है। और तमाम तरीके के कार्यक्रम इस तरीके के होते हैं जिसमें निवेशकों को अट्रैक्ट किया जाता है, बुलाया जाता है, निवेशकों को सुविधाएं दी जाती है, सिंगल विंडो दी जाती है। अभी हम बात करें तो MSME अगर लघु क्षेत्र जो उद्यम है वहाँ तो राजस्थान बहुत अच्छा करता है, हैंडीक्राफ्ट भी एक्सपोर्ट होते हैं, सब बहुत कुछ चीज़ें हो रही हैं। एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पर भी अगर और फोकस कर दिया जाए तो बड़े प्लांट्स और बड़ी निवेशक आ सकते हैं। जी। अभी इकोनॉमी में बात करें तो अपन ये 14-15% है मैन्युफैक्चरिंग का जो अभी GDP में जो जाता है हिस्सा। तो यदि ये बढ़ के 30% के आसपास हो जाएगा तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की दिशा कुछ और ही हो सकती है। जी, मतलब औद्योगिक विकास की संभावनाओं के पथ पर लगातार राजस्थान बढ़ रहा है और इसमें और भी बेहतर से बेहतरीन काम किए जा सकते हैं। अजय जी, आपने जो डाटा का जिक्र किया, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो आपने जिक्र किया कि टेक्नोलॉजी में हम बहुत पिछड़े हुए थे क्योंकि हम तो हमारी आधारभूत जो सुविधाएं उसको तरस रहे थे। तो लेकिन पिछले कुछ सालों में जो टेक्नोलॉजी में जो क्रांति आई है वो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में किस तरीके से है? नहीं, बहुत बड़ा काम किया है और राजस्थान सरकार का भी इसमें काफ़ी बड़ा योगदान है। हमारे यहाँ पर भामाशाह टेक्नो हब बना जी, जो एक स्टार्टअप के लिए एक बहुत ही मजबूत स्तंभ के रूप में है जी, जिसके अंदर स्टार्टअप्स जो हैं वो नर्चर होती हैं, मेंटर होती हैं, गाइड होती हैं, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है और कंप्लीटली मुफ्त में मिलता है। एक बहुत बड़ा डाटा सेंटर बना जहाँ पर कोई भी आदमी अपनी बड़ी से बड़ी वेबसाइट होस्ट कर सकता है। राजस्थान सरकार की एक जो डिलीवरी ऑफ डिजिटल सर्विसेज है या डिलीवरी मैकेनिज्म थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उसकी स्टेबिलिटी आई है, उसमें तेजी से आगे बढ़ा है। और बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए एक IT पॉलिसी ने जी एक बहुत बड़ा सेतु का काम किया है जी, जिसके अंदर उसके बेनिफिट्स हैं, चाहे वो IT को इंडस्ट्रियल पावर रेट लगाना या कंसेशनल लैंड देना। रिप्स पॉलिसी ने उसके अंदर साथ में मिलकर के एक अच्छा स्तंभ बनाया और उसका नतीजा है कि हमारे यहाँ राजस्थान में चाहे IT बड़ी कंपनी आई हैं, साथ में महिंद्रा सेज के अंदर IT बड़ी कंपनी आई हैं, तो IT कंपनियों ने इस तरफ रुख किया है। और हमारा एक बहुत बड़ा स्तंभ है हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस जी, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एजुकेशन सिस्टम भी IT को बहुत बड़ा सपोर्ट चाहिए। ऑब्वियसली IT इज अ नॉलेज इंडस्ट्री, अगर एजुकेटेड लोग नहीं मिलेंगे तो यू कैन नॉट ब्रिंग IT इंडस्ट्री हियर। सो लॉट ऑफ मैन पावर गेट्स बिल्ट एंड क्रिएटेड ऑफ ए गुड क्वालिटी इन द स्टेट, एंड ये अपने आप में आने वाले समय में एक हमारा एक बहुत बड़ा स्तंभ बनेगा। और मैं इसमें एक सुझाव के रूप में भी देना चाहता हूँ, सरकार और प्राइवेट इंडस्ट्री को मिलकर के जो गवर्नमेंट और प्राइवेट पार्टनरशिप करके इसके अंदर जो फ्यूचर में हमको एजुकेशन चाहिए जी, फ्यूचर में जो हमें मैन पावर चाहिए, वो उसकी जो करिकुलम है वो आज कॉलेजेस में इंट्रोड्यूस होना चाहिए जी। और उसके लिए दोनों को मिलकर के साथ करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए हम आने के बाद करते हैं अगर कोई चीज,
तो हमारे को मैन पावर तैयार करने में 2-3 साल का टाइम लग जाता है, और उस दौरान अगर कोई दूसरा स्टेट हमसे आगे ले जाएगा तो इंडस्ट्री वहां चली जाएगी, क्योंकि मैन पावर चाहिए। जी बिल्कुल। इसलिए जो फ्यूचरिस्टिक हमारी टेक्नोलॉजीज हैं उनके अंदर रिसर्च, इनोवेशन आइडियाज, उसके अंदर हैकाथॉन्स एंड सारी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस मिलके उसके लिए मैन पावर क्रिएट करें, ये बहुत ही जरूरी है, और उसी से ही हमारी बड़ी बड़ी कंपनियों को हम लाने में सफल हो पाएंगे। जी समीर जी, बात औद्योगिक विकास की चल रही है, और जैसा अजय जी ने बताया है कि औद्योगिक विकास के लिए हमारी जो एजुकेशन है उसको करना पड़ेगा, मतलब सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं हो, प्रैक्टिकल हो। इसके लिए सरकार ने घोषणा भी करी है। ITI जो कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, उनको लेकर भी सरकार ने बोला है कि ये हर स्टेट, हर जिले में, हर कस्बे में वहां तक स्थापित किए जाएंगे। तो उसको किस तरीके से देखा जाए और क्या कुछ किया जाए? नेचुरल है कि इसमें अगर अपन 10-20 साल का विजन लेके साथ और कैरिकुलम एक्टिविटी जो है वो पहले ही हम इस तरीके से डिज़ाइन कर लें कि इंडस्ट्री को क्या तो ज़रूरत होने वाली है आगे, और उसका बच्चा वही पढ़े, जॉब ओरिएंटेड सिलेबस हो, तो उससे रोजगार में बहुत ही अमूलचूल परिवर्तन आएंगे। यहीं पर अगर उसको बच्चे को रोजगार मिल जाए और इंडस्ट्री को यहीं से एम्प्लॉय मिल जाए, और इससे बेटर क्या हो सकता है? मतलब सीख के चलेंगे तो 2-3 साल जो आगे एक तरीके से पूरे व्यर्थ चले जाते हैं, तो उनका सदुपयोग हो सकता है। एक एग्जांपल देता हूं आपको इनकी बात से। जी, आज IIT में, ITIs के अंदर जी, आप अगर किसी बच्चे को कंप्यूटर सिखाते हैं कि कंप्यूटर कैसे ऑपरेट हो सकता है, तो वो सीख सकता है कंप्यूटर ऑपरेट करना, चालू करना, बंद करना और डॉक्यूमेंट टाइप करना। लेकिन साथ में अगर उसे 3 दिन का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स भी दे दिया जाए, जी, कि वो इंफॉर्मेशन जो गूगल पे सर्च करता है उसकी बजाय वो आज के जो लेटेस्ट टूल्स हैं उस पर क्वेश्चन पूछ के आंसर ले सकता है, रेडी, ढूंढने की दरकार नहीं है। बिल्कुल। तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी है जी, वो 20-25% अपने आप ही समीर जी बढ़ जाएगी। मतलब टेक्नोलॉजी के साथ में खुद को अपग्रेड करना पड़ेगा और उसके साथ चलना और पड़ेगा। ये हर आदमी को राजस्थान में, ये खाली टेक्नोलॉजी वालों के लिए नहीं है जी, ये आपके लिए भी और सबके लिए इंपॉर्टेंट है कि हम सब लोग उस टूल से एम्पावर हो। जी, वो अगर सीख लेंगे, आज की तारीख में कोई जना बिना स्मार्टफोन के प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता है क्या? नहीं बढ़ा सकता। तो उसको अगर नहीं आता है तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज में कमी रह जाएगी उसकी। जी, ये ट्रेनिंग क्या स्कूलों में हो रही है? क्या उसकी पावर जो टीचिंग है वो हो रही है? क्या वो उसको और बेहतर तरीके से यूज कर पा रहा है? जी, तो बिल्कुल। हमें लेटेस्ट टूल है वो यूज कर पाए तो मुझे लगता है कि वी विल अट्रैक्ट मोर एंड मोर इंटेलिजेंट पीपल एंड रेडी मैन पावर। जी, बिल्कुल। और एक बात कोट करना चाहता हूं, आप दूसरा क्वेश्चन कुछ उससे पहले। जी, टिम कुक जो एप्पल के फाउंडर CEO हैं, सब जानते हैं, फेमस आदमी है, उनसे पूछा गया कि आप इंडिया क्यों नहीं आ रहे हैं? टेस्ला और आपकी एप्पल मैन्युफैक्चरिंग और आपकी जो मैक फोन्स हैं, बुक्स हैं, वो आप चाइना में क्यों बनाते हैं? उन्होंने बहुत जोरदार जवाब दिया, बोला इंडिया हैज एवरीथिंग, जी, लेकिन जो इंटेलिजेंट सफिशिएंट मैन पावर स्किल्ड चाहिए जी, उसकी कमी है। तो हमारे यहाँ 50 आदमी है लेकिन उनको 50,000 चाहिए, जी, 500 है तो 50,000 चाहिए, और वो भी प्रॉपर स्किल्स हों उनमें। और वो स्किल, जी, तो जो स्मार्ट स्किल चाहिए वो हमें ट्रेन करनी है, उसके हमको लाखों लोग क्रिएट कर रहे हैं। जी, होंगे तो हम, तो आप मैग्नेट बन जाइए, जी, आपको कहीं जाने की दरकार नहीं पड़ेगी फिर। जी, आप मैग्नेट बन जाइए, लोग ढूंढ रहे हैं। जी, और आप जानते हैं जो मैग्नेट बन जाता है उसको लोग ढूंढ लेते हैं, जी, उसको कहीं जाके मार्केट करने की दरकार नहीं। बिल्कुल। स्किल्स डेवलपमेंट सिर्फ राज्य का ही मुद्दा नहीं है, कई देशों का मुद्दा है। जो पिछले साल G20 सम्मेलन हुआ था जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इसी का जिक्र किया था कि क्यों नहीं सभी देश मिलकर स्किल्स डेवलपमेंट के बीच में कोलैबोरेशन करें, ताकि कुछ स्किल्स जो एक देश को आती है वो दूसरे देश के लोगों को नहीं आती है। ये बहुत बड़ा मुद्दा। मनीष जी, मैं आपके पास में आना चाहूंगा। पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिल चुका है, तो पर्यटन में किस तरीके से औद्योगिक जो संभावनाएं है राजस्थान की परिप्रेक्ष्य में, उनको किस तरीके से देखते हैं आप? पर्यटन का जो यहाँ मार्केट कैप है राजस्थान में लगभग 242 लाख करोड़ का है। जी, 242 लाख 242 लाख करोड़ का है। ये सीजनेबल है जी। हमारे यहाँ पर अप्रैल के बाद में टेम्परेचर हमारे को सूट नहीं करता है। टेम्परेचर और क्लाइमेट दोनों हमारे इतना अपोज रहता है जी, हमारे फेवर में नहीं रहता है। उसके बाद भी 242 लाख करोड़ का बिजनेस अपने आप में एक बड़ा माइलस्टोन है। बिल्कुल। 2023 में
हमारे यहाँ पर 179 मिलियन डोमेस्टिक टूरिस्ट आए हैं और 1.7 मिलियन आपके इंटरनेशनल टूरिस्ट आए हैं। ये जो क्वांटिटी या डिजिट है, ये 2020 की जो टूरिज्म पॉलिसी इसके अपग्रेड होने के बाद में बढ़ी है। और 2023 में 2022 में राजस्थान को जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो इंटरनेशनल टूरिस्ट जो विजिटर्स की जो रैंक है वो 7th पोजीशन हमको मिली है जी। तो इसका मतलब यहाँ लोग केवल यहाँ का स्कल्पचर है, क्लाइमेट है, जो डेजर्ट है, उसको सिर्फ देखने के अलावा एंजॉय करने भी यहाँ पर आ रहे हैं। बिल्कुल। और न सिर्फ टूरिस्ट आते हैं, उनके साथ में जो आसपास की जो सिस्टर्स इंडस्ट्रीज हैं उनको भी बढ़ावा मिलता है। जी बिल्कुल। राजस्थान विकास के पथ पर लगातार चले और राजस्थान में उम्मीदों के नए पंख अभी लगने वाले हैं, क्योंकि राजस्थान में 9, 10 और 11 दिसंबर को राइजिंग राजस्थान का आयोजन होने जा रहा है। उसके लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अभी विदेश यात्रा पर भी आए हैं। आइए उनको देख लेते हैं। जी। मैं राजस्थान के नागरिकों के प्रतिनिधि के तौर पर आपको न्योता देने के लिए आया हूं। हमारे यहां न्योता कहते हैं निमंत्रण। मैं आप सभी को न्योता देने के लिए आया हूं कि आइए हमारे देश की सौंधी माटी में अपने उद्यम का बगीचा लगाइए और उस माटी की सुगंध लीजिए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि मैं आपके इस बगीचे के संरक्षण और संवर्धन के विकास के लिए संसाधनों की कोई भी किसी प्रकार से कमी नहीं आने दूंगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। यही नहीं, आज जब मैं आप सब के अनुभव कारोबारियों के बीच में खड़ा हूं, तो मुझे हमारे प्रदेश में औद्योगिक विकास की यात्रा का स्मरण भी हो रहा है। मैंने इससे पहले मेरे अधिकारियों से भी बात की। इसके साथ साथ मैंने उन उद्योगपतियों से भी बात की जिन्होंने पहले राजस्थान में अपना उद्योग लगाया है। सबसे बड़ी बात मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि राजस्थान में जिन्होंने उद्योग लगाया है, एक भी उद्योगपति वापस नहीं गया। सभी के उद्योग आज लगे हुए हैं। और दूसरी बात और मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं कि जिन्होंने उद्योग लगाया उनका उद्योग लगातार बढ़ा है और उन्होंने एक उद्योग से 2, 3 और 4 की श्रेणी तक वो पहुंचे हैं, क्योंकि उनको जैसा वो चाहते हैं, जो एक प्रदेश का और सरकार का एक कमिटमेंट होता है, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वो कमिटमेंट पूरी तरह से पूरा होगा। हमारे राजस्थान के अंदर इस यात्रा की शुरुआत 1889 में सेठ दामोदर दास जी ने अजमेर के ब्यापर में एक सूती वस्त्र कारखाने से दी और उसका नाम था दी कृष्णा मिल्स लगाकर उन्होंने की थी। इस यात्रा के क्रम में आज राजस्थान औद्योगिक विकास में लंबी छलांग लगाने को भी तैयार है। तो आपने सुना, प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर समिट को संबोधित किया और उनका साफ कहना है कि राजस्थान में जो भी उद्योगपति उद्योग लगाने के लिए आया है वो वापस नहीं गया है। राजस्थान में इतनी उद्योग की संभावनाएं हैं, आप आइए राजस्थान में इन्वेस्ट कीजिए और राजस्थान को प्रगति के पथ पर और खुद के उद्योग को फलीभूत करने के लिए यहां पर इन्वेस्टमेंट जरूर कीजिए। समीर जी, अपनी बात चल रही थी जी, उसमें अभी जो हमने इन्वेस्टर समिट में देखा, उसमें मुख्यमंत्री जी लगातार देश ही नहीं बल्कि विश्व का कई देशों का दौरा कर रहे हैं और उसमें उनका जो राजस्थान मूल के हैं, जो कोई और भी हैं, उनको
आमंत्रित कर रहे हैं कि आप राजस्थान आइए और यहाँ पर औद्योगिक विकास में भागीदार बनिए। जैसा सीएम साहब ने कहा कि हमारी मिट्टी की सुगंध लीजिए, तो मिट्टी में इतनी ताकत है, खनन क्षेत्र में इतनी ताकत है कि 75 के आसपास हम मिनरल, मेजर और माइनर मिनरल दोहन कर रहे हैं। 14-15 मिनरल ऐसे हैं जिसमें हमारी मोनोपोली है, तो हम देश को लीड कर सकते हैं अगर इसी इंडस्ट्री ने, अगर इस खनन इंडस्ट्री ने इधर रुक कर लिया, निवेश किया और अच्छी तरह से खनन किया तो सरताज बन जाए। मतलब इतना राजस्थान में पोटेंशियल है इसमें। कुछ खनिज तो ऐसे जिसमें राजस्थान एकमात्र उत्पादक है। बिल्कुल, मतलब क्या नहीं मिल रहा है आज की राजस्थान में? जिप्सम है, सोना है, मतलब क्या भंडार नहीं है। बस अभी हाल ही में सोने की जो खदानें उनकी नीलामी हुई है, आनंदपुरा, भूकिया वगैरह, वहां पर तो बहुत स्कोप है और बहुत अच्छा निवेश, बहुत अच्छा, इतना हो कि मैं मतलब राजस्थान की इकोनॉमी तो बदले, देश की इकोनॉमी बदल जाए, इतना स्कोप है और पूरे विश्व में अपनी एक अलग छाप छोड़ सकता है। आजकल परमाणु शक्ति में सबसे ज्यादा जिक्र होता है थोरियम का, यूरेनियम का, तो यूरेनियम के भंडार मिलने हमारे यहाँ है, बिल्कुल है। और मतलब अभी तो शुरुआत है इनका मिलना, और अगर और अध्ययन शोध होगा तो बहुत चीजें यहाँ इस मिट्टी के अंदर हैं राजस्थान, जिसमें हमारी मोनोपोली, और जैसे 14-15 की बता रहा हूँ, आराम से 25 मिनरल हमारे मोनोपोली के होंगे, इतना प्रोडक्शन होगा जी। अजय जी, टेक्नोलॉजी के अलावा आप कौन सी वो क्षेत्र मानते हैं जिसमें राजस्थान और ज्यादा प्रगति कर सकता है, या फिर राजस्थान के लिए वो संभावनाएं छुपी हुई है? बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। मेरे को लगता है 3 सेक्टर में और ज्यादा काम करना चाहिए। टूरिज्म अभी भी अनटैप्ड पोटेंशियल है हमारे स्टेट का। मेरे को लगता है हमने टिप ऑफ द आइसबर्ग अगर हम देखें तो उसको हमने टच किया है। हमारे इतने अनएक्सप्लोर्ड एरियाज हैं जिनको हमने टच ही नहीं किया है, और जो एरियाज हम सर्व कर रहे हैं उनको और बेहतर तरीके से सर्व किया जा सकता है। मार्केटिंग और बेटर की जा सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर किया जा सकता है। सेकंड, मेरे को लगता है सोलर। अभी मनीष जी कह रहे थे हमारे यहाँ 2-3 महीने जो है वेदर खराब रहता है, और उन 2-3 महीने सबसे ज़्यादा सोलर बनता है जी, क्योंकि सबसे तेज गर्मी होती है, और ये राजस्थान का एक एडवांटेज है। मैंने खुद सोलर की बिजली बनाता हूँ, मुझे पता है कि इससे बेटर एनवायरनमेंट राजस्थान का नहीं है। और राजस्थान को एक लक्ष्य लेना चाहिए इस मंच के माध्यम से कि अगले 5 साल में हमको बिजली खरीदनी नहीं पड़ेगी। इतना सोलर का इन्वेस्टमेंट आ सकता है, और इतनी रिक्वायरमेंट हमारी है। 20 रुपए की, 25 रुपए की बिजली खरीदने के बजाय 2.5 रुपए में बिजली बनती है सोलर में जी। आपको खरीदने की दरकार ही नहीं है, एवरीबडी कैन पुट। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। और थर्ड, मुझे लगता है हमारी बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव मैन पावर जी, किसी भी क्षेत्र में चाहिए हो, कॉस्ट इफेक्टिव मैन पावर है और मेहनती मैन पावर है राजस्थान के बारे में जी। और एक चौथी, मैं अनुभव करता हूँ राजस्थान को दूसरे स्टेट्स के मुकाबले में और विदेशों के मुकाबले में, मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ, मैं देखता हूँ हमारे यहाँ पे जो रिश्ते की वैल्यू है, लॉयल्टी की वैल्यू है, वो थोड़ी कंपैरेटिवली ज़्यादा है। मेहमान नवाजी हमारे यहाँ जो आमंत्रण कर रहे हैं राजस्थान में, वो कंपैरेटिवली आई फील बेटर। यहाँ की जो हॉस्पिटलिटी है, यहाँ पे जो रिश्ते निभाए जाते हैं अनजान आदमी से भी, वो इतने बढ़िया और घनिष्ठ निभाए जाते हैं जिससे आदमी का जो व्यापार करने का जो रास्ता है वो सुगम हो जाता है, ईजी हो जाता है, एम्प्लॉय ईजी मिलता है। मुझे लगता है कि अगर हमारी मैन पावर बेस्ड इंडस्ट्री, जहाँ ज़्यादा मैन पावर चाहिए, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, जहाँ कॉल सेंटर्स हों, बीपीओज हों, उन पर काम करना चाहिए जी, सोलर पे काम करना चाहिए। और जो हमारी बहुत ही सॉलिड एंकर इंडस्ट्री है जी, टूरिज्म जी, उस पे हमारे को ये टारगेट लेना चाहिए कि हमको 5 साल में इस इंडस्ट्री को डबल करना है जी। और ये डबल करने का तरीका है। और इसमें एक बात और ऐड करना चाहूंगा, मैं सीएम साहब की बात से वाकिफ रखता हूं और मैंने कई बार उनको सुना है, आमंत्रण दे रहे हैं। मेरे को लगता है आमंत्रण पे नहीं रुकना चाहिए। आमंत्रण में आदमी आता है, खाना खाता है, पानी पीता है, पार्टी करता है और चला जाता है। हमको उसके लिए आमंत्रण के साथ में उसकी सामने एक अपॉर्चुनिटी भी पेश करनी चाहिए, और वो अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए प्योर बिजनेस की जी। जब बिजनेस की अपॉर्चुनिटी होती है तो आदमी को आमंत्रण की जरूरत नहीं पड़ती है, वो इन्वेस्ट करता है जी। हम उसको अगर नजर आएगा, हम जो अगर समीर जी को आज 10 लाख रुपए महीना मान ली मिलता है, इनको अगर 1 करोड़ रुपए महीना मिलेगा, कल चले जाएंगे जी जी। अपॉर्चुनिटी सामने रखने की जरूरत है जी। यही इंपॉर्टेंस है बिजनेस की। तो हमारे यहाँ मेरे को लगता है लैंड पावर जी और स्किल्ड मैन पावर जी, ये 3
तीन को हमें कॉम्बिनेशन बना के जी सर्व करना चाहिए। और चौथी चीज जो इससे संबंध नहीं रखती है लेकिन मेरे दिल के बहुत करीब है जी। एक आज के आपके इस शो के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा जी कि सरकार, राजस्थान सरकार ये डिसाइड कर ले कि किसी भी चौराहे पर 30 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं लगेगा। जी बिल्कुल। ये व्यवस्था अगर होगी तो मैन पावर की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, हमारी जीडीपी बढ़ेगी, हमारा पॉल्यूशन कम होगा और जो अंदाज है काम करने का और ट्रैवल करने का वो कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। जी बिल्कुल, आपके साथ में बात लगातार जारी रहेगी इस मुद्दे पर। लेकिन कुछ देर पहले मैंने जिक्र किया था कि जो प्रदेश के जो उद्योग मंत्री है राज्यवर्धन सिंह राठौड़, वो भी विदेशों के दौरे पर है और वो भी राइजिंग राजस्थान के लिए जो इन्वेस्टर्स हैं उनको लगातार आमंत्रित कर रहे हैं कि आप राजस्थान में आइए, इन्वेस्ट करिए। हाल ही में कुछ दिन पहले राज्यवर्धन सिंह जो राठौड़ जो मंत्री हैं उनका दुबई का दौरा हुआ था और आइए आपको दिखाते हैं कि दुबई में उन्होंने इन्वेस्टर समिट में क्या कुछ कहा। नमस्कार, very good morning to all of you, and like in the video, a very warm Kamagani to all the audience who are present here. What a wonderful day it is to be in the presence of smiling, energetic faces that I see in front of me. It's also a great privilege for me to be sitting amongst luminaries here, and I heard them speak. Each speech was absolutely fantastic. Mr. Adib Ahmed, thank you so much. We look forward to cooperating with you, and I'm sure you will help us with the wishes of your parents and brought a very invigorating and energetic industry to Rajasthan. Mr. Ashok, thank you so much. You spoke here. Of course, you are leading. Mr. Rizwan, you've been working in India, in Rajasthan. You see a great potential in Rajasthan. So we look forward to working with you, and thank you so much for your words of encouragement. Mr. Sunil Sinha Sahab, thank you so much. The industries, the service sector, everyone in Dubai, and in short, some of all of you, with the captains of the industry who are sitting in front of me and on the dais, to be the third. He sees strength in every citizen of the country, and especially in women. And that is how our emphasis is in terms of development. And I would request you, implore you to do the same for India in partnership with all of us together. I'm absolutely grateful that you all have given us the privilege of coming to Dubai. We have all these sectors that are available to you, and not to forget Jens as well, of course. We have all these sectors that are available to you. One is ease of business, making it easy for you to do your business. And second is to bring the cost of business down. But Rajasthan is the place to be even if you don't do business. It's the most beautiful state. It's got the best people. It's got the best food. God has blessed us with great solar energy. The Lord insisted that we will do this investment summit in the very first year to assure you that whatever we sign here, any memorandum of understanding that we do with you, we will ensure that it becomes a reality. उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने दुबई में राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर समिट को संबोधित किया और कहा कि आप राजस्थान आइए। इसके साथ ही राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने हमारे जो संवाददाता है उनके साथ में विशेष बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं कि उद्योग मंत्री ने इस बातचीत में क्या कुछ कहा। राइजिंग राजस्थान की जो ग्लोबल समिट है, आज हम दुबई आए हुए हैं। यहाँ पर सुबह से अभी तक लगातार हमारी मीटिंग्स हो रही हैं। इस देश के अंदर यूएई के जो बिजनेसेस हैं, यहाँ की जो टेक्नोलॉजी है, इंडस्ट्रीज हैं, ट्रेडिंग है, यहाँ पर बहुत से राजस्थान के भी लोग रहते हैं और पूरे भारत के जो बिजनेसमैन हैं उन्होंने दुबई में बहुत अच्छा अपना बिजनेस करा है। हम उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज लेकर आए हैं कि वो राजस्थान में अपना बिजनेस सेटअप करें। बहुत सारे सेक्टर्स हैं, टेक्सटाइल, टेक्नोलॉजी, आईटी, टूरिज्म, रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, पेट्रोकेमिकल्स, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, बहुत सारे इन सभी सेक्टर्स के अंदर अपॉर्चुनिटीज हैं। और हमारा लक्ष्य यही है कि राजस्थान की जो इकोनॉमी है उसको
तकरीबन 15 लाख करोड़ से लेकर हम 30 लाख करोड़ के ऊपर लेकर जाएंगे और इससे एक वातावरण बनेगा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का, तो राजस्थान के युवाओं का भविष्य बेहतर हो सके, राजस्थान के अंदर एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। उसके लिए ये सारा जो समिट है इसका लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इन्वेस्टमेंट्स राजस्थान में लेकर आए। यहाँ पे यूएई की सरकार से मुलाकात हुई और हमने उनसे रिक्वेस्ट करा है कि वो 9 दिसंबर को राजस्थान आए। हमने यूएई से पार्टनरशिप के लिए भी एक रिक्वेस्ट करी है कि वो हमारी पार्टनर कंट्री बने इस समिट के अंदर। तो 9, 10 और 11 दिसंबर को राइजिंग राजस्थान समिट का राजस्थान में आयोजन हो रहा है, जिसके लिए उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ दुबई गए हैं। आगे भी कई देशों का दौरा करने वाले हैं। मकसद सिर्फ इतना है कि राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा जो औद्योगिक विकास की संभावना है उनको तलाश किया जाए और राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा औद्योगिक विकास किया जाए। सर, जैसा समीर जी, जैसा कि उद्योग मंत्री जी बता रहे थे कि राजस्थान में जो युवा हैं उनको हम बेहतर तरीके से उपयोग में ले सकते हैं। दूसरा, राजस्थान की जो इकोनॉमी है वो 15 लाख करोड़ से हमें 30 लाख करोड़ तक लेकर जाना है। जी बिल्कुल, प्रयास इसी दिशा में चल रहे हैं सरकार के। बस मेरा इसमें इतना सा कहना है कि एक उद्यमी आता है तो उसको कैसा माहौल चाहिए जी। उसको पारदर्शी नीतियां चाहिए, लेकिन थोड़ा सा कहने में कोई इसमें गुरेज नहीं करना चाहिए कि व्यवस्थाओं में पारदर्शिता अभी भी नहीं है जी। तो इस कारण कहीं ना कहीं अपना प्रचार दूसरे तरीके से, या जब वो अपने एरिया में जाता है, क्षेत्र में जाता है, तो वो अलग तरीके से करता होगा। ये भी एक नेगेटिविटी है। तो नीतियां पारदर्शी बने और पारदर्शी तरीके से इंप्लीमेंट हो जाएं। उसको सिंगल विंडो अगर है तो सिंगल विंडो क्या भी कायदे से सिंगल विंडो होनी चाहिए। उसको एक जगह सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, हर चाहे जमीन अलॉटमेंट हो, चाहे कुछ भी, कोई भी उसको अप्रूवल चाहिए, वो बिल्कुल हाथों हाथ और एकदम तरीके से कई स्टेट्स ने करके दिखाया भी है। ये चीजें इस तरीके के फॉलोअप्स तो होने ही चाहिए जी। मनीष जी, जैसा समीर जी ने जिक्र किया कि कई स्टेट ने ऐसा करके दिखाया है, तो ऐसा क्या है कि दूसरे स्टेट में वो फलीभूत हो रही है, जो बाहर से जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, अपने राजस्थान में वो उस तरीके से नहीं इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं? क्या लगता है आपको? आपके अपने जैसे पड़ोसी राज्यों से अपन कंपेयर कर रहे हैं, लाइक दैट मैं स्टेट का नाम ले लेता हूँ, गुजरात ले लीजिए, यूपी ले लीजिए, दोनों में ही एक ब्यूरोक्रेसी टीम बनी हुई है, प्रॉपरली टीम बनी हुई है। वो डायरेक्ट इंडस्ट्रियलिस्ट को और अलग अलग इंटरप्रेन्योर्स को टच करते हैं, उनके आइडियाज को प्रमोट करते हैं। यहाँ एक टेक्निकल टीम, ब्यूरोक्रेसी मतलब प्रॉपरली बननी चाहिए और वो सीधा रिपोर्ट करे या फिर उसको एग्जीक्यूट करे, वो सीएम लेवल पे या जो मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज है वो उसको रिपोर्ट करे, ताकि वो उन चीज़ों में वो काम कर सके। अब मैं अकेले टूरिज्म सेक्टर की एक बात करूँ, हमारे यहाँ एक एडवेंचर राइड का एक बड़ा हब बन सकता है, एडवेंचर राइड का एक बड़ा हब बन सकता है। तो हमारे जैसे मैंने आपसे कहा कि आपदाई अवसर अपन बना सकते हैं, तो जैसलमेर में आप डेजर्ट सफारी आप कर सकते हैं, कैमल सफारी आप कर सकते हैं, पैराग्लाइडिंग आप चालू करवा सकते हैं, माउंटेन क्लाइंबिंग आप चालू करवा सकते हैं, वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी आप कर सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा उदयपुर जो है उसमें और भी बहुत सारी एक्टिविटीज हम लोग वहाँ रन कर सकते हैं एज पर क्लाइमेट। अभी मतलब एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग एक चीज़ और मैं कहूँगा, राजस्थान में एक वैक्यूम है एरोस्पेस का जी। जो एरोस्पेस का वैक्यूम होने की वजह से हमें यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर्स को या फिर प्राइवेट जेट्स को या जो मेडिकल जो एयरलिफ्टिंग होती है उसमें बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं जी। तो यदि ये चीज़ और बेटर हो जाए या ब्यूरोक्रेसी और जो टीम है उसको अच्छा कर दे, तो जो जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पर हम लोग जिनको अप्रोच कर रहे हैं राइजिंग समिट के लिए, वो उन चीज़ों का यूज़ कर पाएँ। मल्टीपल जगह जो अपने एयरपोर्ट्स बने हुए हैं, किशनगढ़ है, बीकानेर है, जोधपुर है और उदयपुर है और जयपुर है। इनमें जो जयपुर के अलावा यदि और बाकी जितने एयरपोर्ट्स हैं उनमें यदि फ्लाइट्स का शेड्यूल्स आप देखें तो अभी थोड़ा उनको इंक्रीज किया जाना आवश्यक है, यानी एयर जो कनेक्टिविटी है वो बेहतर हो। हाँ अजय जी, आपको क्या लगता है, क्या कुछ चुनौतियां हैं औद्योगिक विकास में? मुझे लगता है चुनौतियां तो आती रहेंगी और चुनौतियां हैं और हर स्टेट में हैं चुनौतियां। ऐसा नहीं है कि राजस्थान अनोखा है चुनौतियों के लिए। हमको हमारी स्ट्रेंथ्स पहचान करके हमको उसमें आगे बढ़ना चाहिए। हमारी स्ट्रेंथ्स बिल्कुल क्लियर हैं जी। हमारे यहाँ माइनिंग हमारी स्ट्रेंथ है, टूरिज्म हमारी स्ट्रेंथ है,
एटमॉस्फेयर, वातावरण जो हमको 4 सीजन्स मिलते हैं, जो एग्रीकल्चर के लिए मिलते हैं, वो हमारी स्ट्रेंथ है। हमारे यहाँ अच्छी मैन पावर, लॉयल मैन पावर, हार्ड वर्किंग मैन पावर है, ये हमारी स्ट्रेंथ है। हम कहाँ मार खाते हैं? मार खाते हैं, मेरे को लगता है, हमारे ओवरऑल इकोसिस्टम को। मैं इकोसिस्टम डिफाइन करता हूँ। इकोसिस्टम क्या होता है? आज आपको प्लांट लगाना है तो खाली एक इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से काम नहीं चलेगा। पानी भी चाहिए, बिजली भी चाहिए, टैक्स भी चाहिए, ट्रांसपोर्ट भी चाहिए, ट्रक भी पहुंचना चाहिए, सब कुछ साथ में। अब अगर उनमें फ्रिक्शन आएगा, वो एक डिपार्टमेंट दूसरे की नहीं मानेगा, दूसरा तीसरे की नहीं मानेगा, और ये फ्रिक्शन अगर रहेगा तो आपको काम करने में दिक्कत आएगी। इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है? सारे स्टेक होल्डर्स एक गोल की तरफ बढ़ रहे हैं। फुटबॉल में अगर 11 के 11 खिलाड़ी, रास्ते अलग है लेकिन मंजिल एक है। मंजिल एक होनी चाहिए। बिल्कुल। फुटबॉल में 11 खिलाड़ी एक तरफ गोल नहीं मारेंगे तो गोल नहीं होगा। वही बात है कि हमारे सारे डिपार्टमेंट्स का ये टारगेट होना चाहिए कि ये इंडस्ट्रिस्ट हमारे पास आ गया है, कोऑर्डिनेशन बहुत बेहतर हो। इंडस्ट्री में आईटी पॉलिसी में आ गई कि आपको बिजली जो है इंडस्ट्री रेट पे मिलेगी, और बिजली विभाग उस पर बैठा रहे कि इंडस्ट्री डिपार्टमेंट उसको पॉलिसी को नहीं मानता है, और उसके ऊपर 3 साल लग जाते हैं। द होल पर्पस इज डिफीटेड। समीर जी ने यही जिक्र किया था कि कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। इस कोऑर्डिनेशन की वजह से कई बार जो इन्वेस्टर्स हैं वो वापस चले जाते हैं। एक रिकमेंडेशन हमारी तरफ से, ये एक सिंगल विंडो सिस्टम के साथ में हर स्टेट में मुझे लगता है, एक हर डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट नहीं कि हर डिस्ट्रिक्ट में अंडर कलेक्टर एक कोऑर्डिनेशन टीम बननी चाहिए जी। और वो इंडिपेंडेंट टू कलेक्टर नहीं, कलेक्टर के पास टाइम नहीं है जी, इंडिपेंडेंट टू कलेक्टर साहब उसको मॉनिटर करें, लेकिन स्टेट में सीएम लेवल तक उसकी रिपोर्टिंग ओनली फॉर इंडस्ट्री, नथिंग एल्स जी। हर वो काम सिर्फ आज इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है, लेकिन वो इंडस्ट्रीज को मैनेज करने में उलझा हुआ है पूरा टोटली। वो डिजाइन ही इस तरीके से है जी। अगर ये डिजाइन चेंज हो जाए जी, टू एंश्योर द ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्री जी, हमारा जो पैरामीटर होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हमारी जो माइनिंग इंडस्ट्री है वो कितना ग्रो करी। आप ग्रो नहीं करी तो ऑफिसर शुड बी रेस्पॉन्सिबल जी। बिल्कुल, सबके अपने जो दायित्व है वो निश्चित करना बहुत जरूरी है। मनीष जी, जैसा कि राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ ने भी बोला है कि पर्यटन उद्योग में भी काफी संभावना है, आपको क्या लगता है भविष्य में आप जो ये पर्यटन उद्योग हो उसको किस तरीके से देख रहे हैं, और इसमें क्या कुछ आपके जो आप क्योंकि डील कर रहे हैं इस चीज में, तो क्या कुछ चुनौतियां हैं आपके समक्ष? देखो, पर्यटन उद्योग में मैं तो पीएम जो अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, तो वो बार बार ही कहते हैं आपदा में अवसर वाली बात है। अजय बॉस जो हैं वो उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें कही हैं, जैसे इन्होंने सिंगल विंडो का जो जिक्र किया जी। सिंगल विंडो का जो जैसे हम लोग यूनिवर्सिटीज में होते थे वहाँ पे भी एक सिंगल विंडो होती थी कि वहीं पर सारे काम हो जाते थे। यहाँ हमें वो एप्लीकेशन लेके हुए घूमने के लिए एक विंडो पे नहीं जाना पड़ता, हमें बहुत सारे दरवाजों पे जाना पड़ता है। तो जब उन दरवाजों पे हम लोग जाते हैं तो हम लोग विंडो के बजाय हम दरवाजों पे चले जाएंगे, बट हमें हमारे काम जो है उतनी सुगमता से हों। टूरिज्म जब कोई भी बनता है तो टूरिज्म अकेले किसी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का या फिर मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज का पार्ट नहीं है जी। वहाँ दूसरे भी जैसे हॉस्पिटलिटी है या फिर मेडिकल जो टीम है वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ आपका मेडिकल है वो भी आप उसमें काम आता है, क्योंकि कोई भी विजिटर आपके यहाँ आने से पहले एक्सपेक्ट करेगा कि उसकी यात्रा बहुत शानदार हो, सुगम हो, सरल हो और मज़ेदार हो जी। और इन सब चीज़ों के लिए एक पूरा एक जो सिस्टम उसको टीम बन के काम करना पड़ेगा जी। मैं उसमें बिलीव करता हूँ जी। राजस्थान को एक समय सर सिर्फ धोरों की धरती के नाम से जाना जाता था, जो बाड़मेर और जैसलमेर पूरा रेगिस्तानी इलाके के नाम से ही था। लेकिन जिस तरीके से पेट्रोलियम के क्षेत्र में जो बाड़मेर और जैसलमेर ने जो प्रगति करी, पूरे विश्व में उसकी धाक है। और फिलहाल पचपदरा में देश की पहली BS6 मानक की जो रिफाइनरी उसका निर्माण हो रहा है, जो राजस्थान में विकास के एक नए आयाम लिखती जा रही है। तो हमारे जो संवाददाता है थानाराम माली, उन्होंने पचपदरा रिफाइनरी है जो ग्राउंड वहां से ग्राउंड रिपोर्टिंग की, आइए उसको देखते हैं। पचपदरा में निर्माणाधीन रिफाइनरी प्रदेश के विकास की एक नई इबारत लिख रही है। 73,000 करोड़ की लागत से बन रही देश की BS6 मानक युक्त अत्याधुनिक रिफाइनरी प्रदेश सरकार का अहम प्रोजेक्ट है।
ड्रीम प्रोजेक्ट रिफाइनरी का निर्माण कार्य के पूरे होने के बाद उत्पादन शुरू होने से प्रदेश के औद्योगिक और आर्थिक विकास में 4 चांद लगेंगे। आज यहाँ करोड़ों के निवेश पर आसमान को छूती हुई इमारतें नजर आ रही है। यह पहली रिफाइनरी है जो कि बड़ी हाई टेक्नोलॉजी से इस क्षेत्र में स्थापित हो रही है। टोटल 9 पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज और 4 अदर के रूप में ये रिफाइनरी स्थापित हो रही है और इससे उत्पादित होने वाले कई तरह के उत्पाद जो यहाँ निकलेंगे उससे इस क्षेत्र के अंदर एक पेट्रोकेमिकल का हब बनेगा। उसमें विभिन्न तरह की कई इंडस्ट्रियाँ यहाँ स्थापित होगी, आम लोगों को रोजगार मिलेगा और जब रोजगार मिलेगा तो मुझे पूरा विश्वास है इस क्षेत्र की आर्थिक रूप से पूर्ण प्रगति होगी। रिफाइनरी आने के बाद आम आदमी उत्साहित है कि हमारे यहाँ पर इतनी बड़ी इंडस्ट्री रिफाइनरी आ रही है जो एशिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है और ये पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छी रिफाइनरी। तो चूँकि हमारा ये है कि इस उद्योग पेट्रो जोन जो बन रहा है तो उस पेट्रो जोन के अंदर सस्ती तो भूमि उपलब्ध कराएं और सस्ती भूमि उपलब्ध कराने के बाद में यहाँ के उद्योगों को एक थोड़ा ट्रेनिंग टाइप है और यहाँ उद्योगों से निकलने वाले प्रोडक्ट से क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे। जैसे नैफ्था क्रैकिंग यूनिट यहाँ लगेगी तो नैफ्था क्रैकिंग यूनिट से जो जितने प्रोडक्ट निकलेंगे सारे उन प्रोडक्ट से जो वापस नए पॉलीमर से क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे उसकी अपार संभावनाएं हैं और उस संभावना के तहत हमारा ये सरकार से आग्रह है आपके माध्यम से कि आप इसमें सरकार ऐसी प्रोत्साहन नीति लावे जिससे यहाँ पर हम लोगों को आम जन इससे जुड़ सके और आम जन जुड़ के इस रिफाइनरी के लगने का जो फायदा है आम जन इसको प्राप्त कर सके। कई किलोमीटर क्षेत्र में निर्माणाधीन रिफाइनरी क्षेत्र जिले व प्रदेश के विकास की गाथा को लिख रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पहले बजट में पेट्रोजोन की घोषणा की गई थी, जिसके बाद से यहां पर पेट्रोजोन को विकसित करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। रिफाइनरी के डाउन स्ट्रीम प्रोजेक्ट के लिए RPZ यानी राजस्थान पेट्रोजोन की स्थापना की जा रही है। बालोतरा जिले में रीको की ओर से पेट्रोजोन क्षेत्र को विकसित करने को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। जिले के बोरावास, कलावा और थोप के रामनगर क्षेत्र में हजारों हेक्टेयर जमीन आवंटित होने के साथ ही विकसित करने की प्लानिंग भी की जा रही है। रिफाइनरी के जो डाउन स्ट्रीम प्रोडक्ट हैं उनके लिए हम एक राजस्थान पेट्रोजोन स्थापित कर रहे हैं। ये लगभग हमारी योजना 4000 हेक्टेयर जमीन को हम लोग जो रिफाइनरी के आसपास स्थित है सरकारी जमीन है वो हम इसका बना रहे हैं और इसमें से लगभग अभी हमारे पास 680 हेक्टेयर जमीन ऑलरेडी हमारे को आवंटित हो चुकी है, जिसमें एक रामनगर थोप में हमारी ऑलरेडी प्लानिंग हो चुकी है। साथ ही साथ बोरावास फेज 1 और फेज 2 इसकी भी प्लानिंग हो चुकी है। रीको के साथ भी हमारी वार्तालाप चल रही है, तो लो कॉस्ट पे ज़मीन देने की बात है, उस पर वो एग्री हो गए। और सेकेंडली टेक्सटाइल में सबसे बड़ा मुद्दा है पॉल्यूशन का, तो पॉल्यूशन के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए एक टेक्सटाइल जोन डेवलपमेंट हो ताकि हमें पॉल्यूशन की प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़े। इंडस्ट्री वाले को सिर्फ इंडस्ट्री चलाने में ही ध्यान देना पड़े, पॉल्यूशन की प्रॉब्लम उसके सामने ना आए और लो कॉस्ट में उसको प्लॉट मिले और प्लॉट साइज बड़ा हो ताकि वो हर तरह की इंडस्ट्री का एक्सपांशन ले सके। इसके साथ ही अन्य जगहों में भी नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने को लेकर कार्य किए जा रहे हैं। राजस्थान पेट्रोजोन की स्थापना होने के बाद रिफाइनरी से निकलने वाले बायो प्रोजेक्ट से अलग अलग प्रकार के नए उद्योग स्थापित हो सकेंगे। राजस्थान रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स से पेट्रो उत्पाद, पेट्रोल और डीजल के अलावा पेट्रोकेमिकल उत्पादन, पॉलीप्रोपिलीन, ब्यूटाडाइन, LLDPE, HDPE, बेंजीन और टोलुइन जैसे सह उत्पाद के क्षेत्र में निवेश होगा। साथ ही पैकिंग फिल्म, फूड पैकिंग, कार बम्पर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, एग्रीकल्चर फिल्म, वाटर स्टोरेज टैंक, सीमेंट, पेंट, बिल्डिंग मटेरियल, सिरेमिक, थ्रिनर के साथ साथ नए उद्योग लगेंगे। रिफाइनरी निर्माण के साथ पेट्रोकेमिकल आधारित उद्योग से निवेश की अपार संभावनाएं जताई जा रही है, जिसके बाद यहां लाखों लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है, जिसको लेकर उद्यमी काफी उत्साहित है। रिफाइनरी बनने के बाद नए उद्योगों के साथ साथ इस क्षेत्र को नई उड़ान मिलने लगी है।
पश्चिमी राजस्थान के पचपदरा में लगने वाली देश की अत्याधुनिक रिफाइनरी BS6 मानक का काम लगातार जारी है। पेट्रोलियम और माइंस विभाग ने रिफाइनरी के कार्यों को लेकर समीक्षा भी की थी। पेट्रोजोन की घोषणा के बाद जिले में उद्योग की अपार संभावनाएं भी पैदा हुई है। उम्मीद है कि आगामी वर्ष में रिफाइनरी का जो निर्माण कार्य पूरा होगा और जिससे उत्पादन भी शुरू होगा। DD राजस्थान के लिए बालोतरा से थानाराम माली। जी समीर जी, राजस्थान की दशा और दिशा बदलने वाली है। जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो रिफाइनरी जल्द ही शुरू होने वाली, किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, रिफाइनरी जो है वो बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर की तस्वीर नहीं, पूरे मारवाड़ राजस्थान की तस्वीर बदलने लायक स्थिति बना देगी। ठीक है, 10-1 साल का जो इंतजार है, 10-15 साल का जब प्रोडक्शन बढ़ेगा, और ये मान के चलिए कि राजस्थान का जो रेवेन्यू है वो आप सोचिए कि रिफाइनरी 20 साल बाद कितना बढ़ा सकती है। तो ये चीज़ें हैं। कुछ आपने चुनौतियों की भी चर्चा की थी जी। तो मैं सर की बात से इत्तेफाक रखता हूं कि हमें अवसर ही देखें। और जैसे मान लीजिए पानी की एक समस्या है, लेकिन ERCP जिस दिन शुरू हो गई तो एक पानी की समस्या दूर हो जाएगी। अब इंडस्ट्री को फिर पानी की कमी नहीं रहेगी। पानी की समस्या नहीं रहेगी, पानी से संबंधित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जितनी भी समस्या है ना, दूर हो जाएंगी। अब एक ये होता है कि यहाँ पे डॉक्स नहीं है कि जो मैन्युफैक्चरर आएंगे बड़े लोग, वो बड़े जो अपने प्रोडक्ट हैं वो कैसे भेजेंगे। तो फ्रेट कॉरिडोर जिस दिन शुरू हो गया उस दिन से ये समस्या भी दूर हो जाएगी। तो राजस्थान में संभावनाएं बहुत हैं जी, और धीरे धीरे उन संभावनाओं की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हकीकत के धरातल पर उन संभावनाओं को सच कर रहे हैं। अजय जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आए। उसी तरह भजनलाल शर्मा जी जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने विकसित राजस्थान 2047 का नारा दिया। इसको किस तरीके से देखते हैं? नहीं, बहुत ही महत्वाकांक्षी थॉट प्रोसेस है जी, और एम्बिशियस थॉट प्रोसेस है जी। हम अभी डेवलपिंग में हैं और हमें डेवलप्ड पर जाना है जी। उसके लिए बहुत लंबा सफर है, छोटा सफर नहीं है। लेकिन जो हमारी नीतियां हैं, जो हमारे एक्शन हैं जी, वो इन सबको बहुत तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं। और मेरे को लगता है एक चीज हमने नहीं बात की है और जिसके बारे में सबको पता होना चाहिए, वो है हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम। एंटरप्रेन्योर्स बढ़े, रोजगार बढ़े, और उसमें ये हम डेवलप्ड होंगे, उसमें ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम होगा। क्योंकि छोटे इनोवेशन ग्लोबल वर्ल्ड को चेंज कर सकते हैं जी। अगर हम एक एग्जांपल लें, व्हाट्सएप क्या है? छोटी सी एक एप्लीकेशन है, पूरा वर्ल्ड एक तरफ है, एक फोन में आ जाता है। एक एग्जांपल के तौर पर ऐसे कोई इनोवेशंस हो हमारे जो स्टार्टअप लेके आ सकती है और छोटे से इन्वेस्टमेंट में, कुछ करोड़ के इन्वेस्टमेंट में हजारों करोड़ रुपए का काम कर सकती है। छोटे छोटे प्रयास बड़ी सफलता हमें दिलवा सकते हैं। तो ये हमारे को राजस्थान में स्टार्टअप कल्चर बिल्ट हो, हर डिस्ट्रिक्ट में एक टारगेट हो कि हमको इतने स्टार्टअप्स उस डिस्ट्रिक्ट से आने चाहिए, वहां की लोकल समस्याओं को वो स्टार्टअप्स सॉल्व करें जी। और वो समस्या जो स्टेट डिस्ट्रिक्ट की है उसको पूरे वर्ल्ड में इतना बढ़िया सॉल्यूशन बनाएं कि उसको सॉल्व करें। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, कम इन्वेस्टमेंट में बहुत बढ़िया रिटर्न लाने की। बहुत बढ़िया रिटर्न जी, ये बिल्कुल। मनीष जी, युवा शक्ति जो भारत है वो पूरे विश्व का सबसे युवा देश है, तो युवा शक्ति अधिकतर बेरोजगारी में है, उनको रोजगार पर क्या कुछ ऐसा किया जाए कि वो औद्योगिक विकास में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके? मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि इस पैनल में मेरे को लगता है मैं ही जूनियर हूँ, बाकी सारे सीनियर लोग ही हैं। तो यूथ वाले भाइयों के लिए मैं इतना, आप तो अपने आप में एक उदाहरण पेश कर ही रहे हैं, लेकिन आप जैसे जो युवा हैं वो क्या कुछ करें ऐसे? तो मैं वही आपकी बात पे आ रहा हूँ। हमारे यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम है जी, किसी भी गवर्नमेंट का मतलब इसमें ड्रॉबैक नहीं कह रहा जी। हमारे यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम को है उसमें हमारी पेरेंट्स की और जो स्टूडेंट्स हैं उसकी कमी है जी। हमारे पेरेंट्स हमारे एजुकेशन सिस्टम को एक नौकरी का जरिया मान रहे हैं जी। ये नौकरी का जरिया नहीं है, आप स्किल्स डेवलप करिए। आप जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हैं वहाँ, जैसे मान लो मैंने सिविल इंजीनियरिंग किया है, किसी ने IT से इंजीनियरिंग किया, किसी ने CSE से, मैकेनिकल से किया है, तो अपनी स्किल्स को इस तरह से डेवलप करिए ताकि जो आपकी स्किल्स है, भले आपको कहीं जॉब अपॉर्चुनिटी मिले या ना मिले, उस स्किल्स के जरिए आप अपना जीवन यापन कर सकें जी। ये स्किल्स डेवलप होने के साथ साथ आपका
मैं इसमें एक उदाहरण दूंगा सर जी। मेरे को लगता है सर, जहां तक है आप अपना कार ऑन करते होंगे जी, आप भी बॉस करते होंगे। मेरे कॉलोनी में, इंदिरा गांधी हाउसिंग बोर्ड में रहता हूँ, मेरी कॉलोनी में 70 मकान है, 70 में से 50 लोग कार ऑन करते हैं जी। और 50 गाड़ियां साफ करने के लिए एक बंदा सुबह मॉर्निंग में साफ करने के लिए आता है जी। वो 800 रुपीज पर मंथ एक बंदे से लेता है जी। मेरे पास मतलब हमारे जैसे, मैं जिस इंडस्ट्री में काम करता हूँ तो काफी मतलब लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई हमें जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाए, आपके पास काम हो तो हमें बताइए कैसा है जी। हम लोग अनस्किल्ड बंदे को एक मिनिमम वेजेस के तौर पे भी माने तो 520 रुपीज पर डे का एक अपना एक मिनिमम वेजेस होता है। उसका अकॉर्डिंग लगभग 15 से 16,000 रुपए उसका पर मंथ बनता है जी। लेकिन 800 रुपए पर गाड़ी के हिसाब से 50 गाड़ियां यदि वो वॉश कर रहा है तो 40,000 रुपए पर मंथ उसका जी। तो मतलब मैं जो बार बार कहूंगा कि आप ये मत सोचिए कोई काम छोटा है बड़ा है, स्किल्स डेवलप करिए। मैं यहाँ पर एक बॉस ने कहा, मेरे एक जूनियर था तो मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन उसने, हम जब कॉलेज में थे हमें रूम नहीं मिलते थे सर जी। हम जोधपुर से मैंने इंजीनियरिंग किया है और वहाँ पर मोस्टली जो लोग हैं वो मतलब वहाँ मतलब शिफ्ट हो चुके हैं। वो सारी चीजें हैं जो डेवलपमेंट होती है, अगर जहां चाह है वहां राह है। हाँ। यही आप कहना चाह रहे हैं समीर जी। एक वक्त था जब सूती वस्त्र है हम बाहर से इंपोर्ट करते थे, फिर जैसा कि ब्यावर में सूती वस्त्र की मिल हुई, हैंडीक्राफ्ट जो उद्योग है राजस्थान का वो पूरे विश्व में है। ऐसे कौन कौन से और उद्योग हैं जो पूरे विश्व में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं राजस्थान के लिए आज से? देखिए, राजस्थान में अभी एग्रीकल्चर में बहुत स्कोप है जी। यहाँ से सब्जियां एक्सपोर्ट हो रही हैं, नो डाउट, वो बहुत स्कोप है अभी और भी हो जिससे कि किसान भी खुशहाल होगा और हमारा भी नाम होगा राजस्थान का। सर ने कहा इकोसिस्टम एक स्टार्टअप्स के लिए मिलाना बहुत जरूरी, आना तो पड़ेगा, स्टार्टअप्स पर ही आना पड़ेगा, उनको इकोसिस्टम देना पड़ेगा। मतलब इकोनॉमी चेंज कर सकते हैं वो लोग और एक छोटा सा विचार जो है दुनिया बदल सकता है, इतने स्टार्टअप्स में स्कोप है। तो ये दोनों में मुझे लगता है कि बहुत स्कोप है जी। इसके अलावा अगर बात करी जाए हीरे जवाहरात की, जो जयपुर, हमारी राजधानी जयपुर है, वो भी पूरे विश्व में सिरमौर है। ये भी अपने आप में बहुत अच्छे उद्योग के रूप में पिछले कुछ सालों में पनपा है। कई मतलब अपन यूके की मार्केट की बात करें, दुबई के, उसमें राजस्थानी ज्वेलरी का सबको पता है कितना इंपॉर्टेंस है और कितना विश्व में कहीं पे भी बात होती है तो जयपुर में क्या कुछ भाव चल रहे हैं जी, उनका जिक्र होता है बिल्कुल। और यहाँ के डिजाइन्स, यहाँ की परंपराएं से जो उकेरी जाती हैं उसका तो तय है कि यूके हो चाहे अपन दुबई की बात करें तो वो फर्स्ट प्राइमरी लोग जो है मतलब प्राइमरी तौर पर उसको पसंद करते हैं जी। अजय जी, अंतिम प्रश्न है, राजस्थान को सौर ऊर्जा में प्रथम स्थान मिला है। सौर ऊर्जा जो हम एक राजस्थान जाना जाता था कि यहाँ पे धूप बहुत तेज है, गर्मी बहुत तेज है, फिर से वही आपदा में अवसर, हमने उसको आपदा को अवसर में बदला और सौर ऊर्जा में हम सिरमौर हैं। मैंने तो अपनी बात में कहा है कि सोलर पे काम करना चाहिए। हमें फर्स्ट मिल गया है, इस बात से सिर्फ इतना अच्छा मानना चाहिए कि हमारा आइडिया वैलिडेट हो रहा है जी। लेकिन वो हमारा लक्ष्य खत्म नहीं हुआ, ये शुरुआत है जी। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो अपॉर्चुनिटी है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है पावर जनरेशन की, वो बहुत ज़्यादा है जी। और अगर हमने हमारी पावर जनरेशन की प्रॉब्लम को दूर कर दिया जी, किसान भाइयों को, बीपीएल फैमिलीज को, जो बिलो पॉवर्टी लाइन हमारे यहाँ लोग काम करते हैं, उन सबको अगर हम सोलर के नेट में ले आए तो हम बहुत बड़ा चेंज पावर का हम ले आएंगे, क्योंकि वो खर्चा कम हो जाएगा, उनकी सेविंग्स बढ़ जाएंगी, हमारी निर्भरता जो है बाहर के राज्यों पर वो खत्म हो जाएगी जी। सोलर में जो फर्स्ट अवार्ड मिला है जी, वो बधाई तो है जी, लेकिन इसको शुरुआत माने, इसको आप एंड नहीं माने। आगे काफी कुछ है जो हमें तय करना बहुत जरूरी है। फिलहाल समय हमें इजाजत नहीं दे रहा है। आप तीनों इस प्रोग्राम में पधारे और इतने अच्छे से अपने विचार रखे, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर राजस्थान विकास के पथ पर उम्मीदों के साथ आगे बढ़ रहा है। राजस्थान की असली उड़ान अभी बाकी है। राजस्थान ने तो अभी मापी है मुट्ठी भर जमीन, आगे सारा उम्मीदों का आसमान बाकी है। इसी उम्मीद के साथ आज के इस प्रोग्राम में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए डीडी राजस्थान। नमस्कार।